ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला आता है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स मीन्स केवल कॉलम की बात होगी। कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होगा उसमें। ठीक है, इसकी कुछ और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4, लेकिन कॉलम कितना है? 1। तो अगर 1 कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके और कोई एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, उसमें कोई नंबर मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे, क्या होना चाहिए वहाँ पर? एक कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो ये भी क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा किसी मैट्रिक्स को हम किस डिनोट कैसे करते हैं? A I J। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में होता है, ये रो ये कॉलम हुआ करते हैं और यहाँ पर उनका ऑर्डर होता है m इंटू n। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू अब हमने फिक्स कर ली है। क्या फिक्स कर ली है? m यहाँ पर किसको शो कर रही है? रो को। लेकिन कॉलम यहाँ पर ऑलवेज कितने होने वाले हैं? अब 1 होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऑर्डर फिक्स हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ करता है? रो वहाँ कितनी भी हो सकती हैं, m रो हो सकती हैं, लेकिन कॉलम कितने होंगे? 1 कॉलम होंगे। सो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ करता है हमारे पास? m इंटू 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स को समझा था, इसको समझना भी बिल्कुल आसान है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 4 है लेकिन रो कितनी है? 1। अगर 1 रो है तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या हम और मैट्रिक्स लिख सकते हैं? कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं सपोज दैट 1 2 ये। ठीक है, फिर से कॉलम यहाँ पर 2 है लेकिन रो कितनी है? 1। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि आप इसका ऑर्डर लिख कर बताओ तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स AIJ में इसका ऑर्डर क्या हुआ करता है? m इंटू n होता है। लेकिन यहाँ पर अब m की वैल्यू क्या हो गई? नंबर ऑफ रो फिक्स हो गई, कितनी? 1। ठीक, तो यहाँ लिखा 1 इंटू कॉलम कितने हो सकते हैं? तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ करता है? 1 इंटू n। रो 1 होंगी, कॉलम n हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आए आपको, बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है? m इंटू 1। ठीक है, कॉलम 1। और रो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें एक रो होती है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या फॉर्म में रहा होगा? 1 इंटू n। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स का टाइप हुआ करता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को काउंट करूँ तो वो हैं 1 2 3। ठीक है, कॉलम को अगर मैं काउंट करूँ तो ये है 1 2 3। तो रो भी हमारे पास 3 है, कॉलम भी हमारे पास 3 हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। और अगर नंबर ऑफ रो इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम क्या कहेंगे? ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम। ठीक, बिल्कुल आसान है इसको समझना। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं इसका? बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 2 3 4। केवल क्या करना है? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल लिखना है। 1 2
2 रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। तो अगर ये नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके लिए इसके नोटेशन कैसे लिखोगे आप, ये m × n हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर m किसके इक्वल है, n के। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, Aij इधर m × m ऑर्डर का रहा होगा, या हम कहें कि Aij n × n ऑर्डर का रहा होगा। ठीक है, फिर से किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे डोनेट करते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका ये है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n आपस में इक्वल होते हैं, तो हम इसको n को क्या लिख सकते हैं, m, या इस m को क्या लिख सकते हैं, n। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें हैं। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखिए, 4th नंबर पर हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, डायगोनल मैट्रिक्स हम तब कहेंगे इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, नॉन डायगोनल का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने यहाँ पर देखा था कि ये जो एलिमेंट हैं 3 3√2 -1, ये जो एलिमेंट हैं ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। डायगोनल आप समझते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, डायगोनल। ठीक। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स किससे कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल में तो कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू कैसी होंगी, 0 होंगी। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक, इसको देखकर आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो नंबर्स होंगे वो केवल कहाँ देखने को मिलेंगे, डायगोनल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी का डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। ठीक है। अच्छा, ये नंबर सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं या एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो इसका नाम क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये एक जैसे हैं, मीन्स यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अगर ये ऐसे हैं तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए A = Aij m × n, ये नोटेशन होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, ऐसे आप इसको डिनोट किया करते हो। अच्छा, इसमें ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा है, A22, ये कौन सा है, A33। ठीक है, तो A11 22 33, इसमें I और J आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि I अगर इक्वल है J के, I अगर इक्वल है J के, तो वहाँ पर क्या आएंगे, कोई कांस्टेंट टर्म, कोई भी नंबर आएंगे। और अगर I इक्वल नहीं है J के, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे नंबर आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, I और J आपस में इक्वल है, मतलब A11 में क्या क्या इक्वल है, I और J इक्वल हैं, A22 I और J इक्वल हैं, A33 I और J इक्वल है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकते हैं। ठीक। अच्छा, और अगर I और J इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 I और J इक्वल नहीं है, उन सब जगहों पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, जहाँ भी I और इक्वल होगा J के, तो वहाँ पर क्या आएंगे, कांस्टेंट नंबर या कोई नंबर्स आएंगे। क्या हो सकते हैं वो, K1 K2 K3, कुछ नंबर्स हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब आई जे के इक्वल नहीं है तो वहाँ पर क्या आएंगे, 0। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डायगोनल्स में कुछ नंबर होंगे, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जगह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कैसी मैट्रिक्स होती है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है। लेकिन इसमें जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक। ओके। अगर मैं इसको डिनोट करूं तो A इक्वल्स टू AIJ M इंटू एन, ये नोटेशन है मैट्रिक्स का। ये कोई B मैट्रिक्स ली है तो या फिर इसको A कर लेता हूँ, A मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। I अगर इक्वल है J के तो वहाँ एक फिक्स वैल्यू K आती है, और अगर I इक्वल नहीं है J के तो वहाँ पर क्या आते हैं, 0। ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आती है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये 1 1 A22 A33, ठीक है, AIJ। तो अगर I और J आपस में इक्वल हैं, उन सब जगह पर क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है जो कि एक फिक्स टर्म है। ठीक है। AIJ के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे 1 2 फॉर एग्जांपल 1 3, इन सब जगहों पर क्या आएगा, 0। ठीक। अच्छा, अब एक और बात। सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ देखिए ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुआ करती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करती है। ठीक है। ऑलवेज याद रखेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होना मस्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होना मस्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक। तो एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या सीक्वेंस बन रहा है, इसका सीक्वेंस बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद कौन सी आई थी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो इसका मतलब ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। ये सीक्वेंस बनाएंगे। इसी में एक और चीज को हम ऐड करेंगे, वो है फोर्थ टाइप हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में केवल ये डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर आपने कहा था कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, कोई भी एक नंबर आएगा जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उस नंबर को हमने फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है कि डायगोनल में केवल क्या आएगा, 1, और बाकी सब जगह क्या आने वाला है, 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं तो ये ऑल्सो कौन सी मैट्रिक्स होती होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑल्सो कौन सी मैट्रिक्स होती होंगी, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पर डायगोनल में क्या है, केवल 1 1। अच्छा, और इसका क्या एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। ठीक है। तो डायगोनल में भी यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 1 1 1 आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर से स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास कौन सी आ गई हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक। ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिसमें डायगोनल्स में तो नंबर्स होंगे और बाकी सब 0 होंगे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में नंबर होंगे लेकिन वो सब आपस में इक्वल होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में नंबर होंगे लेकिन उनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, वहां पर क्या होगा, डायगोनल में केवल 1 होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे, नोटेशन इसकी कैसे लिखेंगे, AIJ M इंटू एन। ठीक है। जहाँ भी I इक्वल होगा J के, वहाँ पर एक फिक्स वैल्यू आएगी 1,
और जहाँ पर i इक्वल नहीं है j के वहाँ पर क्या आने वाले हैं 0। ठीक है, क्या मतलब इस बात का कि अगर 1 1 2 2 मतलब i और j जहाँ पर इक्वल होंगे वहाँ सब जगह क्या लिखेंगे हम 1, और जहाँ i और j आपस में इक्वल नहीं होंगे वहाँ सब क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं i से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज आया करता है। ठीक है, तो कहीं पर अगर आई लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ लिखनी है। डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन 2 by 2 ऑर्डर का है तो आप उसको आई की जगह ये लिखेंगे। ठीक है, अगर वो 3 by 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो आप उसमें आई की जगह ये लिखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हुआ करती हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं उनको। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तीसरी हमारे पास आती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। ओके, इसके बाद हमारे पास आती हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें डायगोनल्स में नंबर होंगे, बाकी नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे वो सब 0 होंगे। इसके बाद हमारे पास आती हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में केवल ये डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ भी डायगोनल में नंबर होंगे लेकिन वो सब आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये डिफरेंस आता है, यहाँ भी नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी नंबर इक्वल ही होंगे लेकिन वो नंबर एक फिक्स नंबर है, वो है 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये जी तीनों मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुआ करती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करती हैं। ठीक है, अच्छा ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हुआ करता है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं ए और बी, उनको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स हैं, लेकिन किस कंडीशन पर, उसके लिए दो कंडीशन होना मस्ट है, वो ये हैं, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, कोई एक मैट्रिक्स A 1 2 3 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स के मुझे इक्वल मैट्रिक्स लिखनी है तो ये मस्ट है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, 2 by 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जहाँ अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो 4 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, अगर ये ऑर्डर सेम होगा और ईच एलिमेंट, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी सी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 2 by 2 का है लेकिन यहाँ पर ऑर्डर 4 by 1 का है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ए इक्वल है बी के बट ए नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है, हम 3 एग्जाम्पल को देख चुके हैं। इसके बाद आता है 4th एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल अगर बीच में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना और फिर बताना, कोई अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई एग्जाम्पल तो बता देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर किसका साइन है, ये इक्वल का साइन है। ठीक, अगर ये इक्वल का साइन है इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स पहले से आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक, इनके ऑर्डर भी कैसे हैं, सेम। ऑर्डर सेम है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो जो एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका, वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि x + 3 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के। यहाँ से x की क्या वैल्यू निकाली जा सकती है, -3।
ये आ गया। ठीक है, समझ आया नहीं आया? फिर से समझो, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। हमें कैसे पता चला? यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ऑर्डर भी इनका सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसको मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, बिल्कुल आसान है। इसके बाद z+4 किसके इक्वल रहा होगा? z+4 6 के इक्वल रहा होगा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4 = 2। ठीक है, 2y - 7 किसके इक्वल रहा होगा? 2y - 7, ये एलिमेंट इसके इक्वल रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3y - 2, ये आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7, ये इधर आएगा तो +2, इधर -5 और इधर y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद -6 = -6। ठीक है, a - 1 किसके इक्वल है? a - 1 इक्वल है -3 के, तो a = -3, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? a की -2 आ जाएगी। ठीक है, और बताइए 0 किसके इक्वल होना चाहिए? 2c + 2 के। 0 = 2c + 2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज -1। बिल्कुल आसान है इसको करना। अच्छा, इसके बाद क्या बचा हमारे पास? ये इसको कैलकुलेट कर लो। b - 3 किसके इक्वल होगा? 2b + 4 के। 2b + 4 के, 4 इधर लेकर आ जाइए, 2b, ये b उधर चले जाओ, -b, तो ये आएगा b, और दिस इज -7। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -3, z 2, c -1, y की वैल्यू -5, a -2, b की वैल्यू -7। कैसे निकाला? केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखते गए, और इनको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ये बिल्कुल आसान है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2a + b किसके इक्वल रहा होगा? 4 के। ठीक, और a - 2b किसके इक्वल रहा होगा? -3 के, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हमें आपस में सॉल्व करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 2 से, और इसके बाद ऐड कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन से। मीन्स इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4a + 2b = 8। ठीक, और इसके साथ सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, a - 2b = -3, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? ये तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि मैं b वाला जो b का जो कॉफिशिएंट था उसको इक्वल बनाना चाहता था। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। अच्छा, इसको अब ऐड कर देते हैं। यहाँ पर साइन सेम है ना, साइन यहाँ पर डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर सेम साइन होते तो यहाँ क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ओके, तो इसको ये कैंसिल आउट हो गया। 4a और a मिलकर कितना हो जाएगा? 5a, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे? 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से रखता हूँ a की वैल्यू 1
माइनस 2b इक्वल्स टू -3। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम? पुट a इक्वल्स टू 1 कहाँ पर? सेकंड में। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा और 2b इधर आ जाएगा। 4 इक्वल्स टू 2b, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और a की वैल्यू हमने निकाली ली थी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई थी हमारे पास। ठीक है, तो कैसे किया? इसको इक्वल रखा इसके, इसको इक्वल रखा इसके, दो इक्वेशन आई, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से 5c माइनस डी किसके इक्वल रहा होगा? 5c माइनस डी इक्वल रहा होगा 11 के। ठीक है, और 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल रहा होगा 24 के। क्यों रहा होगा? क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानता हूँ और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। किससे? यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए होगा, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और ऐड करा दूंगा किससे? 4th से। 3 का मल्टीप्लाई कराओ इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। ठीक है, और उस इक्वेशन को इसके साथ लिख लो, प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट, इसको ऐड कर लो। दिस इज 19c, ठीक है, एंड दिस इज 57। सो c इक्वल्स टू 57/19, या हम कहेंगे c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ जाएगी। ठीक है, ये ठीक किया मैंने। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये c की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, c इक्वल्स टू 3, पुट c इक्वल्स टू 3 इन 4th। यहाँ पुट करते हैं तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, ये 12 आ जाएगा। ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 12, 3d, 3 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये c की वैल्यू और वो d की वैल्यू आ जाएगी। करने का तरीका वही था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल रखो, दो इक्वेशन आती हैं, उनको आपस में सॉल्व करोगे तो c और d की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखो, इक्वेशन को सॉल्व करो और वहाँ से वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब आपने 5 एग्जाम्पल देख लिए NCERT के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं कंप्लीट X.1 करके दिखाऊंगा। ठीक है।